और झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। घाटशिला उपचुनाव को लेकर रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए की अहम बैठक हुई। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में घाटशिला उपचुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की गई है। इस बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, झारखंड एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान शामिल हुए। बैठक के बाद एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के घटक दलों ने एक साथ हाथ उठाकर घाटशिला उपचुनाव में अपनी तैयारी और एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार के एक साल के कामकाज को जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। बाबूलाल ने यह आरोप भी लगाया कि झारखंड में लूट खसोट जारी है, साथ ही कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड को लुटेरों, भ्रष्टाचारियों, सत्ता के दलालों और माफिया से बचाना है। चुनाव उन परिस्थितियों में घाटशिला विधानसभा का चुनाव होना है और इसलिए आज एनडीए गठबंधन दल के सभी नेता हम सब यहाँ उपस्थित मिलकर के तय किए कि हम लोग इस चुनाव को मिलकर के लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इस चुनाव को क्या कहते हैं एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान जाएंगे। एनडीए के घटक दल मिलकर इस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। बम में हम लोग सब जानते हैं, बाबा को जल चढ़ाना, उस सबसे हम लोग कोई भेदभाव नहीं, एक ही लक्ष्य, उस विधानसभा को हमको जीतना है और 11 तारीख के सब फतह कर ले रहे हैं वोट देकर। उसके बाद 14 तारीख का जो गिनती होगी उसमें एनडीए के पक्ष में है, सो हमारा उम्मीदवार है, सो विजय होगा। जो हम लोग एक साथ एनडीए जो है मजबूती से लड़ेगा और सीट को हम लोग निकालें, इसके लिए रणनीति जो बनी है निश्चित रूप से इसको हम लोग आगे कार्यान्वित करेंगे। और देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर एनडीए की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए गठबंधन सिर्फ चुनाव की योजनाएं ही बनाती रह जाएगी और महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि घाटशिला में सिर्फ औपचारिक रूप से जीत की घोषणा होनी बाकी रह गई है। सोनाल शांति ने कहा है कि वैसे भी झारखंड में उपचुनाव हारने का रिकॉर्ड एनडीए गठबंधन का रहा है और घाटशिला में भी उन्हें हार ही मिलेगी। ही बना रहे हैं। हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से 100% आश्वस्त हैं। जीत हमारे पक्ष में है। परिणामों की घोषणा सिर्फ एक औपचारिकता है जो 14 नवंबर को पूरी हो जाएगी। वो सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है, उनका पूरा कुनबा लगा हुआ है कि वो घाटशिला उपचुनाव किसी भी येन केन प्रकार जीते। उसमें 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। इस बार का जो परिणाम है वह तय कर देगा कि घाटशिला में वापस लौटकर कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती है। और राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लें। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की ये पहली बैठक है। 15 अक्टूबर को हेमंत सोरेन बैठक करेंगे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर अहम बैठक रखी गई है। सोहराय भवन रांची में इस बैठक को बुलाया गया है। तो 15 अक्टूबर को एक बैठक होगी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही है और इसे भी कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, 11 नवंबर को घाटशिला में चुनाव होंगे। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपचुनाव यहां पर कराए जा रहे हैं क्योंकि रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इसीलिए इस सीट को लेकर लगातार सियासी दल की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही है क्योंकि अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं और ऐसे में तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है। और बिहार में चुनाव, झारखंड में सियासत तेज हो गई है। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर एक अहम बैठक रखी गई है। जेएमएम के साथ सीट शेयरिंग पर यह बातचीत चल रही है। आज शाम तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी। जेएमएम से मंत्री सुदिव्य कुमार और विनोद पांडे इसमें शामिल होंगे। बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाकों की सीटों पर दावेदारी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं लेकिन जेएमएम भी अपना हक मांग रही है और ये कह रही है कि जब हमने आरजेडी को सीटें दी थी अपने विधानसभा चुनाव में और एक प्रतिनिधि रहते हुए भी हमने उन्हें विधानसभा में भी जगह दी, मंत्री भी बनाया, तो फिर हमें क्यों नहीं सीट में दी जाएगी। और एक सम्मानजनक सीट की मांग जेएमएम की तरफ से की जा रही है और इस बाबत तेजस्वी यादव के साथ बैठक भी चल रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पीएम मोदी के सेवा कार्य के 25 साल में प्रवेश करने पर अपनी खुशी जताई है। आपको बता दें कि गुजरात के सीएम का पदभार ग्रहण करने के 25 साल आज पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी 25 साल में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए और उन्होंने विकास पुरुष के तौर पर काम करते हुए पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है। अपने जीवन का 75 साल और सेवा का कार्य में 25वें वर्ष में प्रवेश, गजब का संजोग है आज। और हम कह सकते हैं कि देश प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है। और देखिए, जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अरुण सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे नाराज विश्व हिंदू संगठन और बीजेपी के सैकड़ों नेता कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। लोगों ने डीसी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि शहर में कई जगहों पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगा हुआ था और इसके बाद विश्व हिंदू संगठन की ओर से उन्हें हटा भी दिया गया था। इसी मुद्दे को लेकर धमकी दी गई है। वो भाई हैं, वो रहने वाले हैं विष्णुपुर के ही। उन्होंने धमकी दिया हमारे कार्यकर्ता के घर जाके। तो विश्व हिंदू परिषद ने इसलिए इस विषय को नहीं उठाया कि दुर्गा पूजा के माहौल को पूरी तरह से हम लोग तनाव मुक्त चाहते थे और उसका एक आवेदन हमने जिला प्रशासन को भी दिया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। न हमारी सुरक्षा को लेके या हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेके कोई निर्णय ही लिया है। इसलिए आज हम लोग के सांसद के नेतृत्व में डीसी से मिलने आए हैं। वो कल्पित है, समाज को दूषित करने के लिए प्रयास कर रहा है। वैसे व्यक्ति को ढूंढकर उसको जो है पनिश करे जिला एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई व्यक्ति जो समाज में दूषित करने का इस तरह का प्रयास ना करे। और देश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद झारखंड में भी 3 कफ सिरप, कोल्ड ड्रिफ्ट, रेस्पी फ्रेश और रिलीफ पर बैन लगा दी गई है। इस रोक के बाद रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। रांची के सिविल सर्जन ने कहा कि कफ सिरप को लेकर हम लोग संदेश हर जगह पहुंचा रहे हैं। बच्चों को कफ सिरप नहीं देनी चाहिए। उन्होंने बड़ों से भी कफ सिरप से दूरी बनाने की अपील की है। कफ सिरप को लेकर डीसी ने कहा कि विभाग से जो निर्देश मिले हैं उसका अनिवार्य रूप से पालन कराया जा रहा है। विभाग कुछ सैंपल्स को जांच के लिए भेज रहा है और अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन नजर आता है तो जिला प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है और दूसरी बात है कि बड़ों को भी अवॉइड करना चाहिए कफ सिरप को। जो बड़े लोग हैं, कफ सिरप कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक, ये केवल थोड़ी देर के लिए आराम के लिए दिया जाता है कि खांसी थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बड़े लोग भी, एडल्ट भी हैं, उन्हें भी कफ सिरप जल्दी नहीं लेनी चाहिए। हम लोगों ने सिविल सर्जन को भी यहाँ निर्देश दिए हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन का कोई भी कफ सिरप नहीं देंगे और बच्चों को भी कफ सिरप नहीं देंगे। और कुछ सैंपल्स को यहाँ जांच के लिए भी विभागीय स्तर से भेजा जा रहा है और कोई अगर इसका उल्लंघन होती है तो जिला प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और बढ़ते आगे, अगली खबर धनबाद से है, जहां आदिवासी एकता मंच के बैनर तले जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान कुड़मी समाज की एसटी में शामिल होने की मांग को लेकर इस आंदोलन का विरोध किया गया है। रैली में आदिवासी समाज के लोगों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ राज्य सरकार से आदिवासियों के हक और अधिकार को बचाने की अपील की है। इसका कारण है कि कुड़मी माता को हम लोग एसटी दर्जा नहीं लेने देंगे। यही हम लोग का विशेष बैठक था और हम लोग लेने ही नहीं देंगे आदिवासी का ही दर्जा। और हम केंद्र सरकार तक भी जाएंगे और पहले राज्य सरकार के पास जाएंगे। लोग आदिवासी का हक और अधिकार लेने के लिए असंवैधानिक रूप से उतावला जो हुए हैं या किसी राजनीतिक दल द्वारा उसको उस्काया जा रहा है, विरोध में उतरे हुए आदिवासी का हक और अधिकार को जो हनन किया जा रहा है उसके विरोध में आज हम लोग एक आदिवासी एकता को हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग आदिवासी भी एक हैं और एक सुर में हम लोग आवाज उठाएंगे। आज ये सिर्फ टेलर दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि आदिवासी जागरूक हैं, जागरूक रहेंगे।
और कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग पर आदिवासी संगठनों ने आक्रोश मार्च निकालकर विरोध जताया। सोमवार को आक्रोश मार्च निकालने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभय महतो ने कहा है कि कुशवाहा महतो इस आंदोलन में कुर्मी के साथ नहीं है। हमारा इस आंदोलन से कोई नाता नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि कुशवाहा महतो इस आंदोलन में नहीं है। कहीं न कहीं दोनों समाज अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, एक अधिकार लेने के लिए, एक अधिकार बचाने के लिए। उसमें अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा कहीं नहीं है। विडंबना यही है कि झारखंड में दोनों समाज महतो टाइटल लिखता है और आदिवासी समाज को लग रहा है कि महतो मतलब सभी महतो कुर्मी है। ऐसा कहीं नहीं है। मैं आदिवासी समाज से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि महतो कहने का खामियाजा कुशवाहा समाज नहीं भुगते। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो थाना क्षेत्र में गुड्डू पांडे के घर के बाहर 2 बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि परमजीत सिंह और अमरनाथ सिंह दोनों गैंग के अपराधी रह चुके हैं। दोनों के बीच पुराने विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। को ओलीडी यूपी में मानगो टिमना स्थित रोड पर जो एक तड़ीपार अपराधी हैं उमेश कुमार पांडे और गुड्डू पांडे, उनके घर में अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना को कारित किया गया था, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ था और काफ़ी मीडिया में उसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। तो उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो उसमें मुख्य आरोपी है दीपक कुमार चौधरी और टेका चौधरी, उसको गिरफ्तार किया गया है। यही था जिसने उसके घर पे, गुड्डू पांडे के घर पे फायरिंग किया था। इसको वेपन के साथ गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, धनबाद में बीती रात हुई तेज बारिश के कारण सड़क से लेकर अस्पताल तक पानी भर चुका है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बारिश का पानी वार्ड में घुस गया, जिस कारण मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड तक जाने का रास्ता भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। डॉक्टर और नर्सों को भी काम करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ क्या स्थिति? बारिश में तो पूरा वार्ड में पानी भरा गया है। तो आपके पिताजी जहाँ वहाँ भी पूरा भरा हुआ, जाने का रास्ता नहीं, जाने के लिए आदमी सोच रहा है कि कैसे जाएगा वहाँ। अगला तो जीतने के लिए कुछ भी बोल सकता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई भी चीज़ का ठीक नहीं है। अभी देखिए पानी का क्या स्थिति है यहाँ, आदमी सोने के लिए, बैठने के लिए बेहाल है। वार्ड में पानी है, पूरा वार्ड में सब जगह पानी भरा हुआ है। जो वार्ड में मेरा ससुर जी एडमिट है वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। मरीज को भी परेशानी है। एक मतलब ठेवना नहीं बोल सकते हैं, मतलब पानी फैल गया। धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SNMMC है, जहाँ पर कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावा किया जा रहा है, लेकिन आप जो तस्वीर देख रहे हैं इससे पता चल जाएगा कि जो दावे किए जा रहे हैं वह कितना खोखला है। यह SNMCH का पॉइजन वार्ड है और यहाँ पर इस वार्ड में बारिश का पानी पूरी तरीके से फर्श में बिखर चुका है और से मरीज और मरीज के परिजन सभी को परेशानी हो रही है। SNMCH प्रबंधन हो या स्वास्थ्य विभाग, वह दावा करती है कि वह अपने यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिजनों को हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वह सुविधाएं दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। पॉइजन वार्ड के अलावे SNMCH का पुरुष वार्ड, यहाँ पर भी बारिश का पानी फर्श में पूरी तरीके से फैल चुका है और इससे यहाँ भी जो भर्ती मरीज हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। SNMCH के पुरुष वार्ड, पॉइजन वार्ड और साथ ही साथ बरामदे में पूरी तरीके से बारिश का पानी जो है तो प्रवेश कर चुका है और ये जो आप रूम देख रहे हैं ये SNMCH का एक्सरे रूम है। यहाँ पर भी फर्श में पानी पूरी तरीके से फैल गया है। सरकार जो दावा कर रही है कि हम अस्पतालों को सुदृढ़ बना रहे हैं, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वह सुविधाएं इस बारिश में पूरी तरीके से खोल कर रख दी है, क्योंकि जहां एक तरफ दवाएं उन्हें ठीक से नहीं मिलती है तो वहीं बारिश में उनकी परेशानी और भी अधिक बढ़ जाती है। अब ऐसे में देखना है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार
एसएनएमसीएच की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है, लेकिन फिलहाल बारिश से मरीज और मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और देखिए, गुमला में भी मौसम का कहर जारी है। जिले में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाघरा प्रखंड के गुनिया गांव में बारिश के चलते अब तक 6 से अधिक घर गिर चुके हैं। ताजा मामला बीती रात का है, जहां एक किसान का मिट्टी का घर गिर गया। घटना के समय घर में 10 की संख्या में लोग सो रहे थे, जिन्होंने आवाज सुनकर भागकर अपनी जान बचाई। हादसे में घर में रखा सारा सामान मलबे में दब गया। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। और इधर धनबाद की बात करें तो वहां भी स्थिति वैसी ही नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते टुंडी प्रखंड के जाता खूटा में वैकल्पिक पुल धराशायी हो गया है, जिससे 40 से ज्यादा गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि नदी में बनाया गया पुल पहली बार नहीं धराशायी हुआ। इससे पहले पुल 8 से 10 बार ढह चुका है, लेकिन आज तक जनप्रतिनिधि और कोई भी अधिकारी यहां का निरीक्षण करने नहीं आए। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण करा लिया जाए। धनबाद कोयलांचल में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्त व्यस्त हो चुकी है और इसके साथ ही निर्माण कार्य चल रही है, उसकी भी पोल लगातार खुल रही है। अभी हम टुंडी प्रखंड के जाता खूटी में है, जहां पर कि पिछले 1 साल से यहाँ पुल और सड़क का निर्माण हो रहा है और इस पुल और सड़क के निर्माण को लेकर इस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन वैकल्पिक रास्ता के रूप में एक डायवर्सन का निर्माण कराया गया है। लेकिन विडंबना ये है कि यह डायवर्सन 1 दर्जन से धराशायी हो चुकी है और इसका खामियाजा ये हो रहा है कि कॉलेज जाने वाले बच्चियां हो या फिर स्कूल जाने वाले बच्चियां या फिर यूँ कहें कि जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इस पुल के निर्माण होने से इन्हें क्या लाभ होने वाला था और ये जब बार बार वैकल्पिक डायवर्सन टूट रहा है, धराशायी हो रहा है, तो इनसे इन्हें क्या परेशानी है और सरकार से ये क्या मांग करते हैं। मेरा नाम किशोर हेम्ब्रम हुआ और मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ और समाज सेवा कार्य करता हूँ। हेम्ब्रम जी, ये कौन सा जगह, ये क्या बन रहा है, बार बार धराशायी क्यों हो रहा है? ये जगह आपका जाताकोटी पंचायत और जाताकोटी गांव में ही पड़ता ही, और जो है जैसे ही देख रहे हैं करीब 8 से 10 बार हो गया है और अभी तक कोई प्रशासन या कोई जनता प्रतिनिधि को अभी तक नहीं पहुँचा। यह जो पुल बहा है, इसे लेकर क्या कुछ राहत लोगों को मिलती है, लेकिन फिलहाल यहाँ के 40 गांव से अधिक लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और अगली खबर रामगढ़ से है, जहां सिरका और घुटुवा के बीच दामोदर नदी पर करोड़ों की लागत से पुल का निर्माण करा दिया गया, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ये पुल कई वार्डों की आबादी को जोड़ता है, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बनने की वजह से बारिश के दिनों में लोगों को आवागमन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। पुल तक पहुंचने के लिए लोगों को कीचड़ भरे कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग इससे बेहद परेशान हैं। मौजूद हो बड़का काना और सिरका के बीच बने दामोदर नदी पुल के पास में, देख सकते हैं, लेकिन पुल बन गया है 1 दशक पूर्व, लेकिन सड़क की हालत देख सकते हैं। अप्रोच रोड यहाँ नहीं बना है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देख सकते हैं एक बाइक सवार जो किसी तरह गिरते पड़ते यहाँ से निकल रहे हैं। अब बारिश हो जाता है तो रास्ता बंद हो जाता है और करोड़ों के लागत से यहाँ पर पुल बना दिया गया है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनाया गया। महत्वपूर्ण पुल है दामोदर नदी पर और ये सिरका अरगड़ा को सीधे बड़का काना पतरातू प्रखंड से जोड़ता है। कुछ लोग हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे। क्या नाम आपका है? ओम प्रकाश महतो। क्या दिक्कत है, अप्रोच रोड नहीं बना है? दिक्कत ये भारी है दिक्कत है रोड में जब भी बारिश होता है तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है आने जाने में। बारिश होता है तो इसी तरह गड्ढा हो जाता है। हाँ, इसी तरह गड्ढा हो जाता है। पुल तो करोड़ों का लागत से बन गया नदी में, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बना, इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। फायदा नहीं मिल पा रहा। क्या दिक्कत है? दिक्कत वही है कि बारिश होने का कारण हम लोग को बाइक है, बहुत आने जाने में हम लोग को स्लिप होता है, गिरते पड़ते रहते हैं। बहुत से आदमी गिरता है, हम लोग भी गिर चुके हैं, घायल हो जाते हैं। हाँ, आने जाने में दिक्कत होता है। कहाँ आप जा रहे हैं जी? अभी हम घर जा रहे हैं। कहाँ घर है? में सिरका। हाँ। कहाँ से आ रहे इधर से? घुटवा से आ रहे हैं।
ये रास्ता पर बारिश में ऐसे ही रहता है। हाँ ऐसे ही रहता है, बारिश में तो और खराब हो जाता है। तो देख सकते हैं ये साइकिल भी किसी तरह से यहाँ पर पार हो रहा है। अब ज़्यादा बारिश होती है तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि करोड़ों की लागत से दामोदर नदी पर जो पुल बनाया गया है, अप्रोच रोड के बिना वो अभी भी अधूरा है, लोगों के उपयोग में नहीं आ रहा, खासकर बारिश के दिनों में। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के बाहर बने फिल्टरेशन प्लांट की लापरवाही से पवित्र जल नालियों में बह रहा है। 2024 में लाखों रुपए से बना ये प्लांट अब तक बंद पड़ा हुआ है, जिससे चढ़ाए गए जल का दोबारा उपयोग संभव ही नहीं हो पा रहा। स्थानीय पुरोहित और श्रद्धालु नगर निगम की जिम्मेदारी पर नाराज हैं और प्लांट जल्द चालू कराने की मांग भी कर रहे हैं, ताकि धार्मिक मर्यादा बनी रहे। की लागत से 2024 में जो है मानसरोवर के पूर्वी भाग में फिल्ट्रेशन प्लांट में कार्य किया गया और फिल्ट्रेशन प्लांट जो वहाँ है अभी जस का तस पड़ा हुआ है। और बाबा मंदिर का जो नीर है वो यत्र तत्र कभी ओवरब्रिज के नीचे बहता है नाली के माध्यम से, और यत्र तत्र वो कहीं जा रहा है। वर्तमान स्थिति है मंदिर की, मंदिर से जो भी बाबा का चढ़ा हुआ जल निकलता है और अवशिष्ट पदार्थ जो भी निकलता है, आप उसका खुद देख सकते हैं कि सरकार का और मंदिर प्रशासन का गलत कदम से ये दुर्दशा हो गया है, जो आस्था के संग में खिलवाड़ तो है ही और बड़ा चिंता का विषय है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।